नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपकी घड़ी में बज चुके हैं 7 और फिर से मैं हो चुका हूं एक बार फिर से हाजिर आप सबके सामने। और आज भी हम संविधान के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले हैं, जहां से आपको पेपर में प्रश्न दिखाई देगा। तो आज का मैं एमसीक्यू स्टार्ट करूं, इसके पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो लगातार हमसे जुड़ना चाहते थे पर नहीं जुड़ पाए थे, ऐसे बच्चे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी आपका 80% का ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, संपूर्ण सिलेबस के आधार पे संपूर्ण पैकेज यदि आपको खरीदना है, क्योंकि इसके पहले जो देखा ये त्रिनेत्र बैच है। त्रिनेत्र बैच में केवल आपको आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मिलेगा और 80% के छूट का ऑफर चल रहा है, तो अभी 599 रुपये में मिल जाएगा आपको ये त्रिनेत्र बैच। वही मैं बात करूं, आपके संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है, जिसमें सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ग्रामीण विकास और आजीविका, हिंदी, इन सबको पढ़ना है। तो इसमें आप 80% का ऑफर अभी चल रहा है और मात्र 999 रुपये में अभी जुड़ सकते हैं आप क्लासेस के साथ। अभी भी 1.5 महीने का समय बचा हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ और कंटिन्यू अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए क्लासेस के साथ और बिल्कुल हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे। अब हम आते हैं आज के अपने एमसीक्यू की ओर। आखिर ऐसे कौन सा टॉपिक है जिस पर हम आज की क्लास में एमसीक्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध की गई है। ठीक है, आज हम अनुसूचियों को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। आंसर पूछ रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जैसा कि मैं बच्चों का आंसर देख पा रहा हूँ, लगभग मेरे जितने बच्चे हैं सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ आंसर का, तो चलिए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो याद रखना है 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा। पर यदि मैं बात करूं संविधान के निर्माण के समय, किसकी बात करूं? संविधान के निर्माण के समय की यदि मैं बात करूं, याद रखना है संविधान के निर्माण के समय की यदि मैं बात करूं, ठीक है, याद रखना है संविधान के निर्माण के समय यदि मैं बात करूं, तो हमारे पास 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14 भाषा। जब 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हमारे पास 14 भाषा था, आपको याद रखना है। अब 14 से लेकर 22 तक पहुंचा हमने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका क्या हुआ होगा? संशोधन। तो वो संशोधन क्या है, तो आपको याद रखना है 15वां भाषा के रूप में जुड़ा आपका सिंधी। 15वें भाषा के रूप में जुड़ा आपका सिंधी, और इसके लिए आपका संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 किसके बारे में बात करता है? आपके 15वीं भाषा सिंधी के बारे में बात करता है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है 15वां भाषा कौन सा है? आपका सिंधी। तो एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वें भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद हमको 16, 17 और 18 में क्या मिला? नमक। 16, 17 और 18 में क्या मिला? नमक। न से आपका नेपाली, न से आपका नेपाली, म से आपका मणिपुरी, म से आपका मणिपुरी, और क से आपका कोंकणी, क से आपका कोंकणी। याद रखना है यदि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो 16, 17 और 18वीं भाषा के रूप में कौन कौन सा मिला? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा मिला। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ है, तो याद रखना है 71वां संविधान संशोधन हुआ है, और ये 71वां संविधान संशोधन हुआ है आपके 1992 में, जिसके तहत हमें 16, 17 और 18 भाषा मिला। 16वां भाषा नेपाली, 17वां भाषा मणिपुरी और 18वां भाषा आपका कोंकणी। चूँकि अभी हम 18 तक ही पहुँचे हैं, अगला आपका जो मिलेगा हमें कौन कौन सा मिलेगा? 19, 20, 21 और 22। तो 19वां भाषा है आपका बोडो,
उसके बाद है डोंगरी, उसके बाद है आपका मैथिली और उसके बाद है आपका संथाली। पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, याद रखना है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये आपको याद रखना है यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, कौन कौन सा है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये आपका 22 भाषा हुआ। इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ है? तो याद रखना है 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत अभी हमारे पास वर्तमान में कितना भाषा है 8वां अनुसूची में? तो याद रखना है 22। संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा की बात की जाती है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की जाती है, आपको याद रखना है। दूसरा, आजकल व्यापम का ट्रेंडिंग चल रहा है कि इन 4 में से कौन संविधान की 22 भाषा में शामिल नहीं है। तो एक ठोक को मैं स्पष्ट बता देता हूं, अंग्रेजी आपके 22 भाषा में शामिल नहीं है, पर स्टार्टिंग की 14 कौन कौन सा है ये भी आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, स्टार्टिंग की 14 कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं? ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है? तो मैंने क्लास में याद भी करवाया था, 10 से 10 और 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से आपका दल बदल, 10 से 10 और 10 से आपका दल बदल। ठीक, इन मुद्दों पर आपको बात करना है। 10 से आपका 10 और 10 से आपका दल बदल। ठीक है, अब आखिर ये क्या कहता है आपका? 10 से 10 और 10 से आपका दल बदल। तो आखिर ये किसके बारे में बात करता है? यदि मैं बात करूं तो इसके लिए आपका संशोधन हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1992। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत आपके संविधान में 10वां अनुसूची जोड़ा गया और वो क्या था आपका? दल बदल। वहीं पेपर में यदि बात किया जाए कि संविधान का पहला संशोधन क्या है, संविधान का पहला संशोधन क्या है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 1951। संविधान का पहला संशोधन क्या है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 1951, जो कि संविधान का पहला संशोधन है और ये संबंधित था 9वां अनुसूची आपके भूमि सुधार से। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। दूसरा, 9वां अनुसूची में डाले गए नियमों को आप न्यायालय में, कहाँ पर? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते।
याद रखना है 9वीं अनुसूची में शामिल चीज़ों को आप कहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते, तो न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं 11वां अनुसूची के बारे में, तो 11वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है जी, आपके पंचायती राज। और पंचायती राज के लिए कौन सा संशोधन हुआ है ये ऑलरेडी आपको पता है। पंचायती राज के लिए आपका संशोधन हुआ है 73वां संविधान संशोधन 1992। याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ है किसमें, आपके 11वीं अनुसूची जो संबंधित है आपके पंचायती राज से। अगला हम बात करते हैं 6वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो 6वां अनुसूची बात करता है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में बात करता है। तो 6वीं अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। ठीक है, और दल बदल के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां अनुसूची। तो ऐसे ही हम पूरा आपका देखते हुए चलेंगे लाइन टू लाइन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और शक्तियों का प्रयोग किया गया है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान निहित हैं। तो बात करते हैं पहला अनुसूची। पहला अनुसूची किसके बारे में बात करता है, भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। किसके बारे में बात करता है, भारत में स्थित आपके 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है, आपको याद रखना है। दूसरा अनुसूची किसके बारे में बात करता है, तो दूसरा अनुसूची कहता है आपका वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है। जैसे ही आपने किसी को पैसा दिया तो मैंने क्लास में याद करवाया था, उसको तुरंत शपथ दिलवाना है कि भाई तू मेरा पैसा लग रहा है, मेरा पैसा कब देगा, चल शपथ ले। तो दूसरे में क्या देना है आपको, वेतन और भत्ता। क्या देना है, वेतन और भत्ता। और तीसरे में उसको क्या करवाना, शपथ, चल तू मेरे पैसे उधार लिया है ना, दे मेरा पैसा वापस कर, ये सब। और चौथा अनुसूची क्या कहता है आपके, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है कौन, आपका चौथा अनुसूची। तो बिल्कुल कौन सी अनुसूची है जो कि वेतन, भत्ते और शक्तियों के बारे में बात करता है आपका, तो दूसरा अनुसूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया है। चलो बताओ जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका,
यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि आपने ध्यान दिया होगा ना तो इसका आंसर बन जाएगा आपसे। चलिए, भारतीय संविधान की 90वीं अनुसूची को किस में जोड़ा गया है? तो याद रखना है, क्या तीसरा संशोधन हुआ था उसके लिए, चौथा हुआ था, पहला या छठवां? तो याद रखना है संविधान की 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पहला संशोधन। और ये पहला संशोधन आपका कब हुआ था? मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ, जो कि 9वीं अनुसूची के लिए हुआ था। और इसमें आपका किसको डाला गया है? भूमि सुधार। इसके अलावा 9वीं अनुसूची में डाले गए चीज़ों को, ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाले गए चीज़ों को आप कहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते? तो याद रखना है 9वीं अनुसूची में डाले गए चीज़ों को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। कहाँ पर चुनौती नहीं दे सकते? न्यायालय पर चुनौती नहीं दे सकते। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? भूमि सुधार किससे संबंधित है? यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है आप इसमें न्यायालय में क्या नहीं दे सकते? चुनौती नहीं दे सकते। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है भूमि सुधार को आप किस में चुनौती नहीं दे सकते? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो एग्ज़ाम में यदि आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है भूमि सुधार के बारे में क्या याद रखोगे? आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है 9वीं अनुसूची को, किसको? 9वीं अनुसूची को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आपको याद रखना है दूसरा संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और ये संबंधित किससे था? तो याद रखना है भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि सर आपने 15वें भाषा से 22 भाषा तक पढ़ा दिया, प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट टू, और क्या लिखा है कि 14 भाषा भी कौन कौन सा है बता दीजिए। ठीक है, ये बच्चा लगातार मैसेज कर रहा है क्योंकि मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितना भाषा था? 14, और मैंने 15वें भाषा से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बच्चे का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर स्टार्टिंग के 14 भाषा को भी पढ़ा दो, सर प्लीज़ बता दो। चलो बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं MCQ किसके लिए करवाता हूँ? आप लोगों के लिए, और आप लोगों की इच्छा ही यदि पूरा नहीं होगा तो मतलब क्या है फिर इस MCQ का? चलो 14 भाषा कौन है उसको भी मैं करवा देता हूँ, पर उसके लिए आपको समझना होगा भारत का ये मैप। क्या समझना होगा आपको? भारत का ये मैप। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन की ओर, CGPSC प्री की क्लासेस चल रही है जिसमें आप इंडिविजुअल क्लासेस CGPSC प्री का ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट अविनाश सर, अजय सर, हेमा मैम, राकेश सर और नवीन सर से बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और बिल्कुल इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये सारा क्लासेस परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाइए क्लासेस के साथ। हम आते हैं अपने बच्चों के प्रश्न की ओर, क्योंकि जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं आगे। देखो, 14 भाषा को समझने के लिए आपको भारत के मैप का ज्ञान होना आवश्यक है। किसको समझने के लिए? 14 भाषा को समझने के लिए जिसके दिमाग में भारत का मैप है। टोटल हमारे पास 22 हुए। टोटल कितने हुए? 22। पर बच्चों का प्रश्न है, क्योंकि 14 के बाद जैसे ही आपका 15वां हुआ था सिंधी, तो मैंने वहाँ से पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था। पर बच्चों का लगातार प्रश्न है कि सर 14 भाषा भी कौन सा था, एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको भारत का मैप जानना आवश्यक है। 15वें भाषा सिंधी,
16, 17, 18 आपका नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 19, 20, 21, 22 आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। पर जब संविधान के निर्माण के समय जब हमें 14 भाषा दिया गया था, याद रखना है, संविधान के निर्माण के समय जब हमें 14 भाषा दिया गया था, तो आपको याद रखना है कि वो 14 भाषा कौन सा है। और 14 भाषा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सभी को मैं बता दूं, आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर संविधान के इस क्लास में मैप का क्या काम है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों आपको पता चलने वाला है कि संविधान के इस क्लास में मैप का क्या काम है। तो सबसे पहले हम जाएंगे असम। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? आपके पूर्वोत्तर के राज्यों में, जिसमें से एक है आपका असम। कहाँ पर जाएंगे? पूर्वोत्तर का एक राज्य है जहाँ पर हम जाएंगे असम। और इस असम वाला जो एरिया है, क्षेत्रीय बोली का फ़र्क पड़ता है। मैंने बताया था, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आप भी छत्तीसगढ़ से हैं, पर सब अलग अलग एरिया से हैं, तो इसका असर हमारे दैनिक बोलचाल में पड़ता है। तो पहले हम चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, जिसमें एक भाषा आपकी बोली जाएगी असमिया। ठीक है, क्या बोला जाएगा? एक भाषा आपका असमिया के बारे में बोला जाएगा, या असम में कि जो आपके क्षेत्र होते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, यहाँ पर बोले जाते हैं। दूसरा जब आप जाओगे, ठीक है, दूसरा आप जब जाओगे कौन से एरिया में? दूसरा आप जाओगे ये उत्तर प्रदेश, आपके उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, ये वाले एरिया में जब जाओगे आप, ठीक है, बिहार, तो इन जब एरियाओं में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हिंदी। क्या देखने को मिलेगा? हिंदी। पूर्वोत्तर राज्य में आप असम की ओर जाओगे तो असमिया, इधर आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में मुख्य रूप से आपका हिंदी। इसके बाद आप पहुंच गए कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपका मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा? ये वाले एरिया में आपके थोड़ा सा बॉर्डर हिमाचल प्रदेश का और इधर पाकिस्तान वाला एरिया, और आपके जम्मू कश्मीर में आपको कश्मीरी भाषा देखने को मिलेगा। कौन सी भाषा देखने को मिलेगा? कश्मीरी भाषा देखने को मिलेगा। कश्मीरी भाषा के बाद आगे यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आप पहुंच गए पंजाब। कहाँ पहुंच गए? पंजाब। और पंजाब वाले एरिया में, हल्का सा आपका हरियाणा वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? पंजाबी। क्या देखने को मिलेगा? पंजाबी। उसके बाद यदि आप बात करोगे तो आपके राजस्थान को तो हमने ऑलरेडी देख लिया है 15वां भाषा के रूप में, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। ऊपर जब बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर ये वाले एरिया में आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा खसक गया है ना अभी आपका, उसको ध्यान मत देना, ठीक है। अब इसके बाद आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा गुजरात वाले एरिया में जैसे ही आप जाओगे, कौन से एरिया में? गुजरात वाले एरिया में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर याद रखना है कौन सी भाषा बोली जाती है। यदि पूछा जाएगा तो गुजरात में आपका बोला जाएगा गुजराती। गुजरात में क्या बोला जाएगा आपका? गुजराती। तो ये जो संविधान की 22 भाषा है, इसमें आपका मैप का बहुत बड़ा योगदान है। और ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो, कि गुजरात में क्या बोला जाता है आपका? गुजराती। गुजरात में क्या बोला जाएगा आपका? गुजराती। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है गुजरात में आपका बोला जाएगा गुजराती। ये महाराष्ट्र वाले एरिया में जाओगे, कहाँ पर? महाराष्ट्र वाले एरिया में जाओगे तो यहाँ पर बोला जाएगा आपका मराठी। यहाँ पर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? मराठी। तो सबसे पहले हम गए थे कहाँ पर? आपके असम में। तो असम में हमें मिला असमिया, या असमी भी बोलते हैं उस चीज़ को। उसके बाद हम गए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपके हिमाचल प्रदेश वाले बॉर्डर एरिया बिहार वाले में, वहाँ पर मिला हमको हिंदी। कश्मीर वाला एरिया में गए तो वहाँ पर आपको मिला कश्मीरी। इसको आप सीक्वेंस में याद करने की आवश्यकता नहीं है, 14 भाषा को जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद हम गए इधर आपके नीचे नीचे उतरते गए तो पंजाब में गए। पंजाब में आपको क्या मिला? पंजाबी। उसके नीचे जस्ट हम उतरे तो वहाँ पर हमको क्या मिला? मराठी। और उसके नीचे जस्ट हम नीचे आए तो वहाँ पर हम गुजरात में क्या मिला हमको? गुजराती। गुजरात में क्या बोला जाएगा? गुजराती। तो ये 6 हो गए। पहला असम वाले क्षेत्र में आपका असमिया। दूसरा आप गए थे कहाँ पर? दूसरा आप गए थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हिंदी। जम्मू कश्मीर से लगा हुआ आपका पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया, और आपका कश्मीर में कश्मीरी भाषा। पंजाब वाले एरिया में आपका पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, और गुजरात में आपका गुजराती। बेहद आसान है, बस केवल आपको क्या पता रहे? मैप। केवल क्या पता रहे? मैप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा ये थोड़ा सा क्या है,
खसक जाता है, ठीक है, इसको ध्यान मत देना, क्योंकि जहाँ पर मैंने हिंदी लिखवाया होगा वो खसक गया होगा जब मैप को खसकाया तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पहुँचे कहाँ पर, आपके कर्नाटक। कहाँ पर पहुँचे? कर्नाटक। तो ये कर्नाटक वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? क से कर्नाटक और क से याद रखना है कन्नड़। क से कर्नाटक और क से आपका कन्नड़। पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना है आप सभी को दोस्तों, क से कर्नाटक और क से आपका कन्नड़। क से कर्नाटक और क से आपका कन्नड़। केरल के बारे में याद रखना है। केरल के बारे में क्या याद रखोगे? केरल में क्या बोला जाएगा? केरल में याद रखना है क्या बोला जाएगा? मलयालम। केरल में क्या बोला जाएगा आपका? मलयालम। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जाओगे तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा? तमिल। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा आपका? तमिल। आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको तमिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तेलुगु। चूँकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है आपका तेलंगाना, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा तेलुगु, ठीक है। तो आप कर्नाटक में गए, मिला कन्नड़। आप केरल में गए, यहाँ पर मिला आपको मलयालम। आप तमिलनाडु में गए, यहाँ पर मिला आपको तमिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में आपको क्या मिला? तेलुगु। तो सबसे पहले हम गए थे अभी कर्नाटक। कर्नाटक में मिला हमें कन्नड़। कर्नाटक में क्या मिला? कन्नड़। उसके बाद जब हम गए आपके केरल, तो केरल में हमें क्या मिला? मलयालम। केरल में हमें क्या मिला? मलयालम। उसके बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ के बाद आपका मलयालम, मलयालम के बाद मैं बात करूं, नीचे हम गए थे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में मिला हमें क्या? तमिल। तमिलनाडु में हमें क्या मिला? तमिल। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश और जब तेलंगाना वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा क्या? तेलुगु। क्या मिलेगा वहाँ पर? तेलुगु। इसके बाद जैसे ही हम और ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा एक राज्य उड़ीसा। कौन सा राज्य मिलेगा? एक हमें उड़ीसा मिलेगा। और उड़ीसा के बारे में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उड़ीसा में कौन सा भाषा बोला जाएगा? ये जो आपका उड़ीसा वाला एरिया है यहाँ पर मिलेगा आपको ओडिया। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ओडिया मिलेगा। याद रखना है यहाँ पर क्या मिलेगा? ओडिया। ये जब आप बंगाल वाले एरिया में जाओगे, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में आप जाओगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बंगाली। क्या मिलेगा? बंगाली, ठीक है। उसके बाद एक और भाषा है जो मुख्यतः रूप से मुस्लिम समुदाय के द्वारा उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आपके जितने भी मुस्लिम समुदाय वाले एरिया है, जैसे कि तेलंगाना में एक शहर है जिसका बात करें हैदराबाद, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उर्दू। क्या देखने को मिलेगा? उर्दू। और इधर आप जाओगे कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है, तो इधर आपको एक और भाषा देखने को मिलेगा। या फिर इधर आप उत्तर प्रदेश, बिहार वाले एरिया में जाओगे तो यहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी? या मंत्रों के उच्चारण के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो कौन सा था? आपका संस्कृत, ठीक है। तो अगला हमें मिला वो कौन कौन सा है? इसके बाद हम गए थे कहाँ? आपके ओडिशा। तो ओडिशा में मिलेगा आपको ओडिया भाषा। क्या मिलेगा? ओडिया। दूसरा आपको याद रखना है, ओडिया के बाद आपको और ऊपर गए तो क्या मिला? बंगाली। मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है कई कई जगह वो कौन सा है? आपका उर्दू। और हिंदू के जो ऋषि होते हैं या संत होते हैं या महाराज होते हैं उनके द्वारा मंत्र का उच्चारण किया जाता है संस्कृत में। तो ये आपके 14 भाषा हैं जो हमें संविधान बनने के समय प्राप्त हुआ था। याद रखना है आपको, जो संविधान की 22 भाषा होती है इसमें से 14 भाषा ये है। 15वां भाषा मैंने आपको बताया था सिंधी, जिसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद हमने देखा था आपका नमक मिला था कौन से संशोधन में? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में हमें क्या मिला था? नमक। न से आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपके किस में, तो इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके बोलना चाहिए कि 19, 20, 21 और 22 आपका, जिसके लिए 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था, जिसके तहत आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली मिला था। क्या क्या मिला था? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली आपको प्राप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो इतना कम से कम याद रखना है। अब हम अपने MCQ की ओर आते हैं, क्योंकि लगातार हमें क्या करना है आज की क्लास में?
MCQ। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। चलिए अगला ही प्रश्न आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल, मेरे जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर सही आ रहा है। बात कर रहा है कि 8वीं अनुसूची में, ओह सॉरी, किसकी बात कर रहा है? 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में, प्रारंभ कहने का मतलब क्या है? ये मूल संविधान। प्रारंभ कहने का मतलब क्या है आपका? मूल संविधान या संविधान बनने के समय की बात कर रहा है। तो कितना भाषा था? 14। और वर्तमान में कितना है? 22। पेपर में हमेशा याद रखना है, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। तो कितना भाषा है? 14। और वर्तमान में कितना है आपके पास? 22। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को रखा गया है? चलो बताओ। और कोई अगर इसका आंसर गलत किया तो देख लेना फिर क्या होगा। ऑनलाइन वाले जो बच्चे रोज पढ़ते हैं मेरे से, अगर इसका आंसर गलत किए तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11वां अनुसूची के बारे में बात कर रहा है। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद रखना है 11वां अनुसूची के लिए आपका संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1992 में। और ये कितने विषयों के लिए है? 22। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। 24 गलत, 32 गलत, 29 विषय। याद रखना है ये 73वां संविधान संशोधन और आपका 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषयों को रखा जाता है? तो याद रखना है 29 विषयों को रखा जाता है। अभी तो खैर आपका ईडीओ का एग्जाम है तो अलग बात है, वरना संविधान में ये प्रश्न आपका बार बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? बताइए। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है करके, और सही में वो प्रश्न आया है आपके व्यापम में। संविधान की अनुसूची के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? बताइए कौन सी सूची या विषय के अंतर्गत आएगा? तो याद रखना है संविधान की 7वीं अनुसूची। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके संघ सूची से। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, ये आपका संबंधित है समवर्ती सूची से।
किससे संबंधित है? आपके समवर्ती सूची से संबंधित है, आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? आपके समवर्ती सूची से। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्या कोई ऐसा है जो इसका आंसर भी गलत करने वाला है? चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चों का आंसर लगभग लगभग सही है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहला अनुसूची किसके बारे में बात करता है? आपके भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है। वहीं आपका दूसरा अनुसूची किसके बारे में बात करता है? वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। तीसरा अनुसूची कहता है जैसे ही आपने किसी को पैसा दिया तुरंत क्या करवा लेना? शपथ, वरना वो पैसा देगा कि नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है। चौथा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है आपका चौथा अनुसूची। पांचवा अनुसूची कहता है एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। छठवां अनुसूची आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करता है। सातवां अनुसूची आपका बात करता है किसके बारे में? सातवां अनुसूची बात करता है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में। आठवां अनुसूची बात करता है आपके संविधान के 22 भाषाओं के बारे में। नौवां अनुसूची आपका बात करता है किसके बारे में? याद रखना है नौवां अनुसूची बात करता है संविधान का पहला संशोधन जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वां अनुसूची आपका बात करता है दल बदल के लिए, जिसके लिए आपका संशोधन हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला है आपका 11वां अनुसूची जिसके लिए आपका संशोधन हुआ है 73वां संविधान संशोधन 1992 और वो आपका संबंधित है पंचायती राज से। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि आपका 12वां अनुसूची किससे संबंधित है तो 12वां अनुसूची संबंधित है आपके, याद रखना है, नगरीय निकाय, जिसके लिए हुआ है आपका 74वां संविधान संशोधन और ये हुआ है आपका 1992 में। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप संविधान के 12 अनुसूचियों को दिमाग में रख सकते हैं। जब मैं क्लास में करवाता हूं तो वहां पर अलग अलग तरीके बताता हूं इसको अपने दिमाग में बसाने का, तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से याद रखना है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। अगला, किस संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ा गया है? अब इतना बताने के बाद यदि इसका आंसर गलत करोगे तो मैं क्या ही बोलूँगा आप लोगों को? बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलिए, जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं बच्चों का, ठीक है, आंसर भी देख पा रहा हूं। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि संविधान के लिए बात किया जाए तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था पूछ रहा है। तो कौन सा है आपका? पहला। और पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपके 1951। वो भी किससे संबंधित है? आपके भूमि सुधार। दूसरा, 9वां अनुसूची की बात कर रहा है तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस 9वां अनुसूची को आप कहां पर चुनौती नहीं दे सकते? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दे सकते और
नहीं दे सकते। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? ठीक है, उसके पहले आ चुका है सीजी व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक, सीजी व्यापम लक्ष्य बैच, सीजी व्यापम आमिन पटवारी और सीजी पीएससी की क्लासेस कंटिन्यू साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से चल रही है। तो बिल्कुल आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती, दूसरा आपका प्री बीएड और प्री डीलेट की क्लासेस जो कि इंडिविजुअल चल रही है, एडीआई, एडीओ, ये सारे क्लासेस हमारे यहाँ कंटिन्यू संचालित हैं। अगला 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में आपका कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताइए कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया है? हम आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है पूछेगा, तो मैंने बताया भी था 52वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1985 में। और ये किससे संबंधित है? आपके दल बदल से, सॉरी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? आपके दल बदल से संबंधित है। वहीं यदि मैं बात करूं 9वीं अनुसूची, तो संविधान का पहला संशोधन जो कि कब हुआ था? 1951 में। और ये किससे संबंधित था? आपके भूमि सुधार से संबंधित था। इसके अलावा यदि मैं बात करूं 11वां अनुसूची, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो याद रखना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपका 11वां अनुसूची जो कि किससे संबंधित था? आपके पंचायती राज से। किससे संबंधित था? तो याद रखना है पंचायती राज से संबंधित था। 12वां अनुसूची के बारे में बात करूं तो ये हुआ था आपका 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में ही हुआ था। और ये संबंधित है आपके नगरीय निकाय से। किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
73वां संविधान संशोधन, और मैं जितने बच्चों का आंसर देख रहा हूँ सबका आंसर सही है, याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था कब? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और ये किसके लिए संबंधित है? आपके पंचायती राज के लिए। अनुसूची कहेगा तो कौन सा अनुसूची है आपका? 11वां अनुसूची। 9वां अनुसूची क्या है आपका? भूमि सुधार। भूमि सुधार जो कि कब हुआ था? 1951 में। वहीं आपका 10वां अनुसूची से याद रखना है, 10 से 10 और 10 से आपका दल बदल, जो कि कब हुआ था आपका? 52वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 1985 के तहत। 12वां अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, जो कि किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से। किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? चलिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा याद रखना है 12वां, जो कि किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से। वहीं 10वां अनुसूची किससे संबंधित है? आपके दल बदल। 10वां आपके 10 से 10वां और 10 से दल बदल। 11वां आपका पंचायती राज। 11वां आपका किससे संबंधित है? पंचायती राज। और 9वां अनुसूची किससे संबंधित है? आपके भूमि सुधार। किससे संबंधित है? आपके भूमि सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची किसके बारे में बात करती है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये तो आपका 4था अनुसूची है। भाषाओं के बारे में, ये तो आपका 8वां अनुसूची है। शपथ ग्रहण तो आपका 3रा अनुसूची है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात करता है कौन? आपका द्वितीय अनुसूची। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। और मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका आंसर लगभग सही है, सबका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? पूरा टारगेट किसको करना है? आपके वेतन को। चतुर्थ अनुसूची कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तृतीय कहता है आपका शपथ। द्वितीय कहता है आपका वेतन।
और पहला अनुसूची कहता है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चूंकि बात कर रहे हैं वेतन का तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? चलिए बताइए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और क्या होगा इसका आंसर। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किसके बारे में बात करता है? ठीक है, तो राज्यसभा में ये तो चौथा हो गया सीटों का आवंटन। शपथ के लिए आप कौन सा देखते हो? तीसरा। भाषा के लिए 8वां। और आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, यानी कि आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। संविधान की तीसरी अनुसूची, ठीक है। अच्छा, तीसरा पूछा है तो आपका शपथ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान की अनुसूची प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन। ध्यान से पढ़िए और बताइए। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, संविधान की अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात करता है। तो याद रखना है कौन सा अनुसूची? चौथा। तीसरा में क्या होगा आपका? शपथ। तीसरा में क्या होगा आपका? शपथ। द्वितीय में क्या होगा आपका? दूसरे में क्या होगा जी? वेतन और भत्ता। और पहला अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश। भारत के आपके 28 राज्य और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये कहना चाहता है कि मूल संविधान में आपका मूल संविधान यानी कि संविधान बनने के समय आपके पास कितने अनुच्छेद थे और कितने आपके पास क्या थे? कितने आपके पास बोलना चाहिए कि अनुसूचियाँ थी? चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? याद रखना है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ये तब की बात है जब आपका संविधान बन रहा था, या इसे ही हम कहते हैं मूल संविधान। इसे ही हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, ये वाला डाटा फिलहाल छोड़ दीजिए, इसको मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, वैसे तो आपके 395 हैं,
वैसे तो आपके 395 हैं, पर आजकल करता क्या है, जैसे कि आपने संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा पढ़ा है ना, उसको भी काउंट करता है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा पूरा डिटेल। हालांकि मैं चाहूँ तो अभी भी बता सकता हूँ, पर चूँकि उसमें मैं सारे मुद्दों पर बात करूँगा तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, इसमें का सही आंसर भी याद मत रखना, ये गलत है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, 2021 तक भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अब यही प्रश्न 2021 में आया था, यही प्रश्न आपके अभी पूछ सकता है, तो याद रखना है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी हैं? 12। आंसर क्या होगा? सी। और आज का आखिरी प्रश्न, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। शपथ, शपथ और शपथ। शपथ कौन सा अनुसूची? तीसरा। चौथा अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा में आपके एसटी और एससी के प्रशासन और नियंत्रण। और दूसरा अनुसूची क्या कहता है? वेतन और भत्ते के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? वेतन और भत्ते के बारे में। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि अब तक आप सीजीपीएससी प्री की क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस की क्लासेस चल रही है, प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस चल रही है, प्री बीएड प्री डीएलएड की इंडिविजुअल क्लासेस चल रही है आपकी, यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, एडीओ, आपका हमर गुरुजी, सीजी व्यापम में लक्ष्य बैच, मोर छत्तीसगढ़ बैच, आबकारी आरक्षक, सबकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। और ऐसे बच्चे जो एडीओ में हमसे जुड़ना चाहते हैं पर अभी तक जुड़ नहीं पाए थे अलग अलग कारणों से, वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है आपका 80% का ऑफ़र, और इस ऑफ़र का बिल्कुल आप उठा सकते हैं फ़ायदा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए क्लासेस के साथ। आप सभी को मैं फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि एडीओ में अभी चल रहा है आपका क्लास, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पूरे सिलेबस के आधार पे आपका 80% का डिस्काउंट, और मात्र 999 रुपये में भी आपको क्लासेस मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।